अस्सलाम वालेकुम। रिटेन्ड अर्निंग का वर्क एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। दिस इज योर वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कॉमन स्टॉक है, $10 पार वैल्यू, लीगल वैल्यू हो गया। 10,000 शेयर्स ऑथराइज्ड है, मैक्सिमम लिमिट आइडेंटिफाई होगी। 40,000 शेयर हमने अभी इशू किए हुए हैं, जिनकी टोटल वर्थ है 4 लाख। कैसे? $10 पर शेयर, $10 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 40,000 शेयर्स, ये हो गया 4 लाख हो गया। एडिशनल लोगों ने प्रीमियम कितना पे किया हुआ? 2 लाख। दोनों को ऐड कर लिया तो हमने पता चल गया टोटल पेड इन कैपिटल 6 लाख है। कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स, वो वाला पोर्शन जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। टोटल हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी रह गई, वो 23 लाख की रह गई। कंपनी ने पहली ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बताया हुआ कि ये कंपनी पे इफेक्ट हुए और वो करेंगे इसके बाद बताएं क्या हो रहा है। ये है 31 दिसंबर 2010 का हिसाब किताब। वो हमसे चाह रहे हैं कि जनरल एंट्रीज बताएंगे जिन जो इक्विटी के ऊपर इफेक्ट हुआ, नंबर 1। और आपने प्रिपेयर करनी 31 दिसंबर 2011 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई है? 5 for 4 स्टॉक स्प्लिट। जो पहले शेयर है उनको डिवाइड कर दो। एक बात, जो ये कौन बताता है क्या करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं। अप्रूव कौन करता है? स्टॉक होल्डर्स अप्रूव करते हैं। तो कह रहे हैं इसकी वजह से 10,000 नए शेयर्स आए हैं। तो पहले तो ये चेक कर लें कि बाकी 10,000 ही आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे। तो कैसे क्या स्प्लिट हुआ है? 5 for 4। 5 for 4 का मतलब है कि जिसके पास 4 हैं उसको 5 शेयर दे दो, जिसके 4 हैं उसके 5 बना दो। तो हमारे पास कितने टोटल शेयर थे? 40,000 शेयर थे। 5 बना दिए तो हमारे पास अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 50,000 शेयर हो गए। तो पुराने 40, इसके बाद कितने हो गए? नए 50। नए शेयर्स कितने आए हैं? 10,000 न्यू शेयर्स आए हैं। नई कोई चीज नहीं आई, पुराने वालों को ही डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब कैपिटल अभी भी 4 लाख ही है, लेकिन पहले वो 40,000 शेयर्स पे डिवाइडेड था, अब वो कितने शेयर्स पे डिवाइडेड है? 50,000। तो अब क्योंकि ये चीज में ना तो कोई इंक्रीज आया है ना कोई डिक्रीज आया है, तो ये तो वैसे की वैसी रहेगी। ये 40,000 की बजाय अब कितनी हो गई है? 50,000 हो गई है। तो इसकी वजह से अगर मैथ्स चलना है तो 50,000 इंटू 10 जो होता है वो हो जाता है 5 लाख। हम कहेंगे कि इसकी वजह से क्या होगा? हमारी लीगल वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी? अब $8 पर शेयर हो जाएगी। स्टॉक स्प्लिट की वजह से क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, पार वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, कैपिटल ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, वैल्यू जो है हमारी सेम रहती है। तो पहली ट्रांजैक्शन जो होती है इसकी कोई डबल एंट्री नहीं बनती, ये मेमोरेंडम एंट्री बनती है। मेमोरेंडम एंट्री क्या शो करती है कि एक्चुअली हुआ क्या था? तो सिर्फ ये रिकॉर्ड करते हैं जी स्प्लिट हुआ था जिसमें 40,000 शेयर जो है वो 50,000 बन गए, और इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी पार वैल्यू 10 से कम होकर कितनी रह गई है? 8 रह गई है। ये हो गई हमारी मार्च 31 की पहली एंट्री। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? कंपनी ने 2,000 शेयर्स अपने कॉमन स्टॉक के परचेज कर लिए फ्रॉम मार्केट। और कितने का लिए? $37 पर शेयर का। नंबर 1, जब कंपनी अपने शेयर्स खुद मार्केट से परचेज कर लेती है, दैट इज नोन एज ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक जितने भी होते हैं, एक तो कंपनी की ओनरशिप में चल जाती है, इक्विटी उतनी अमाउंट से कम हो जाती है, इट इज अ कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट। नंबर 2, ये शेयर्स कंपनी के पास होने की वजह से कंपनी अपनी ओनर खुद नहीं बन जाती है, और कंपनी में रिसोर्सेज कम हो गए, जारी बात है कैश स्पेंड करते हैं तो हमारे पास ट्रेजरी स्टॉक आता है। तो अब ट्रेजरी स्टॉक की एंट्री क्या बनती है? ट्रेजरी स्टॉक क्योंकि इक्विटी को रिड्यूस करती है, और इक्विटी को जो चीज भी रिड्यूस करती है वो क्या होती है? डेबिट। ट्रेजरी स्टॉक डेबिट, और कैश अकाउंट जो हो जाएगा वो क्रेडिट, जो अमाउंट स्पेंड की है। अमाउंट क्या आएगी? 2,000 इंटू 37। तो हमारी सेकंड एंट्री क्या बन रही है? ट्रेजरी स्टॉक डेबिट। 74,000 का कंपनी ने कैश स्पेंड किया है और अपना ही स्टॉक मार्केट से परचेज कर रही है। ट्रेजरी स्टॉक डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुई है? 2,000 लिए थे, उसने 1,000 वापस मार्केट में बेच दिए $48 पर शेयर के हिसाब से। 37 के लिए थे, मार्केट में 48 के बेच दिए। पहले ट्रेजरी स्टॉक 2,000 के थे, अब कम होके 1,000 रह गए, या 1,000 से कम हो गए। जब ट्रेजरी स्टॉक इंक्रीज हुआ था तो हमने क्या किया था? इसको डेबिट। जब रिड्यूस हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से? 48, ये रहा
48 के हिसाब से हमने कैश कलेक्ट किया मार्केट में से, 48 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ट्रेजरी स्टॉक कितने से हुआ, 37 का शेयर था, 1000 के हिसाब से ही कम हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे एडिशनल पैसे मिले हैं। मैंने 48 का बेचा है, खरीदा कितने का था, 37 का। तो ये $11 जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मेरा एडिशनल पेड इन कैपिटल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो भी अब कंपनी के ओनर बने, दे हैव पेड $11 एक्स्ट्रा फॉर एक्वायरिंग दीज शेयर्स। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर मैं एक ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाऊं तो मैं बनाऊंगा कैश डेबिट, जितनी अमाउंट मिली मुझे 48, ट्रेजरी स्टॉक मैं कर रहा हूँ क्रेडिट, वो 37 का था, और एडिशनल उन्होंने मुझे कितने दिए स्टॉक को बाय करने के लिए, 11। और अगर यही मैं कहूँ 1000 थे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। तो कैश डेबिट जो अमाउंट मैंने शेयर बेचे मुझे मिली, ट्रेजरी स्टॉक जो ओरिजिनल अमाउंट थी मैंने इतने से कम हो गई, और एडिशनल पेड इन कैपिटल मेरा कितना आ गया, 11,000। तो एंट्री क्या होगी, ट्रेजरी स्टॉक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और एडिशनल पेड इन कैपिटल क्रेडिट। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, कंपनी इशूड फॉर कैश 20,000 शेयर्स of previously unissued $8 par value common stock at a price of $47 per share। तो कंपनी ने अगर देखें, कंपनी के पास पहले क्या पड़े हुए थे, अब हमने कहा था $10 का शेयर था, अब वो कम हो गया, कितने का हो गया, 8। कंपनी के पास मैक्सिमम लिमिट थी 1,00,000 शेयर्स की, कंपनी ने इशू कितने किए हुए थे, 40,000 इशू किए हुए थे। कंपनी और कितने बेच सकती है, 60,000 नए शेयर बेच सकती है। तो कह रहा है उन 60,000 में से कंपनी ने 20,000 बेच दिए। कितने के बेचे, 47 पर शेयर के हिसाब से। तो क्या हुआ होगा, कैश आया 20,000 के हिसाब से, तो कैश मेरे पास कितना आया, 47 इंटू 20,000, नंबर 1 हो गया। कॉमन स्टॉक कितने से क्रेडिट होगा, लीगल वैल्यू से। लीगल वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 8 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, और मेरे पास प्रीमियम कितना आया, 39 इंटू 20,000। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट, कॉमन स्टॉक क्रेडिट, एडिशनल पेड इन कैपिटल क्रेडिट। 3 एंट्रीज हो गए। ओके, नेक्स्ट कैश डिविडेंड ऑफ $1 पर शेयर वॉज डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर का मतलब है अभी पे नहीं हुआ, अभी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। पेएबल कब होगा, 30 दिसंबर को, टू स्टॉक होल्डर्स, वो वाले सारे जिनका नाम है रिकॉर्ड के अंदर एट द डेट ऑफ 14 दिसंबर। तो हमने $1 के हिसाब से डिविडेंड पे किया था। अब हमें ये फाइंड आउट करने हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं कितने। तो अगर हम देखें, कैलकुलेट करना चाहें कि भाई हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, तो हम देख लेते हैं कि स्टार्ट में क्या थे। जब हमने बिजनेस पहला साल शुरू किया था हमारे पास 40,000 शेयर थे, ये कन्वर्ट होके कितने हो गए, 50,000 शेयर्स के अंदर जब हमने स्टॉक स्प्लिट कर दिया। 50,000 के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने 2,000 शेयर्स जो है अपने मार्केट से फर्दर परचेज कर लिए, तो कम हो गए, 2,000 से कम हो गए, तो हमारे पास रह गए 48,000। 48,000 के बाद मैंने 1,000 शेयर वापस मार्केट में इशू कर दिए, तो मेरे पास दोबारा हो गए 49,000 शेयर। फिर आखिर में क्या हुआ, मैंने 20,000 नए शेयर इशू कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मेरे थे 69,000। हर शेयर होल्डर को कितना मिला, $1 पर शेयर। तो टोटल डिविडेंड जो मैंने देना है वो है $69,000, लेकिन ये अभी तक पे नहीं हुआ, ये पे होना है। इसकी क्या बनेगी, डिविडेंड्स डेबिट, क्योंकि डिविडेंड्स की वजह से क्या होता है, नेट प्रॉफिट में से जाता है, नेट प्रॉफिट कम तो इक्विटी कम, इक्विटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। हेड कौन सा है जिसकी वजह से कम हो रही है, डिविडेंड्स, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, 69,000 और 69,000। तो ये एंट्री बन गई डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ओके, ये वर्किंग जो है यहाँ पे शो नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको अलग से शो करके बता दिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ है, अगली एंट्री क्या है हमारे पास है, a 10% stock dividend was declared. The dividend shares are to be distributed on January 15th और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितनी है, $48 पर शेयर। तो हम कह रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं हमने उनको 10% स्टॉक डिविडेंड दे दिया।
तो इसका मतलब मैंने उनको नए शेयर्स दिए, नए शेयर्स की मार्केट प्राइस भी है तो इतने का उनको बेनिफिट हुआ होगा। अब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है कि बेनिफिट कैसे हुआ है। तो जरा ध्यान से इसको देख लेते हैं कि क्या हुआ। मेरे पास करंटली कितने शेयर्स हैं? 69,000। मैंने 10% और दे दिए, दैट मीन्स मैंने 6,900 न्यू शेयर्स इशू कर दिए। ये जो 6,900 शेयर्स मैंने इशू किए, इनकी मार्केट वर्थ चल रही है इस वक्त $48 पर शेयर। तो मैं कह रहा हूं कि ये नए शेयर्स जब ओनर को मिलेंगे तो ओनर को इसका बेनिफिट होगा। इसका बेनिफिट कितनी अमाउंट से होगा? 331,200। इतना बेनिफिट होगा जिन लोगों को भी ये शेयर्स मिलेंगे 6,900। अब मैं कह रहा हूं क्योंकि ये अब डिविडेंड दे दिए, अब मेरे पास इनके इतने पैसे रिटेन्ड जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करूंगा। रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी तो इक्विटी भी कम हो जाएगी। इक्विटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। तो सबसे पहला काम क्या है? अब इतने पैसे जो है मैंने रिलीज कर दिए इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो अब ये मेरी जो है ना आउटस्टैंडिंग नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग इतनी अमाउंट से कम हो गई 1,200। ओके, जो मैंने स्टॉक देना है, जो अभी मैंने दिया नहीं है, स्टॉक टू बी डिवाइडेड है, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हम कह रहे हैं इतने नए नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, वो कितने होंगे? 6,900 मल्टीप्लाइड बाई 8 का एक शेयर था, लीगल वैल्यू 8 हो चुकी है स्टॉक स्प्लिट के बाद। 55,200 जो है उसकी लीगल वैल्यू है। और एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना आया है मेरे पास नया? वो आ जाएगा 8 माइनस 48। तो ये आ जाएगा 40 पर शेयर इंटू 6,900 शेयर्स। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी $276,000। तो स्टॉक डिविडेंड की वजह से कंपनी जो ओनर्स को बेनिफिट देती है वो क्या देती है? शेयर्स का। शेयर्स वो मार्केट में बेच सकते हैं कितनी अमाउंट के? इतनी अमाउंट में। तो हम कह रहे हैं कि इतनी अमाउंट का अप्रोक्सीमेटली बेनिफिट हमने आपको दे दिया है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। दैट मीन्स इट इज नो मोर रिटेन्ड विद अस। रिटेन्ड अर्निंग कम, रिटेन्ड अर्निंग हो जाती है डेबिट हो जाती है। आखिरी काम क्या है? कि कंपनी जो ने जो इनकम जनरेट की है वो भी रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर करे, इसको कहते हैं एंडिंग एंट्रीज। और जो डिविडेंड पे कर दी है वो भी रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर कर दे, ताकि एग्जैक्टली पता चल जाए एंड में रिटेन्ड अर्निंग कितनी बची हुई है। तो नेट इनकम कंपनी की थी 173,000, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ था 47,400 का। और डिविडेंड्स कंपनी ने अनाउंस किए हुए, तो वो सब हमने क्लोजिंग एंट्रीज में डाले। तो सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री क्या है? जितनी कंपनी की इनकम है वो कंपनी जो है सबसे पहले क्या करेगी? इनकम समरी को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खत्म करेगी और सारे के सारे अकाउंट को ट्रांसफर कर देगी रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। हम कह रहे हैं $173,000 हमने अपने इन्वेस्टर्स के देने हैं इस साल के, जो एक्स्ट्रा हमने कमाए। डिविडेंड्स कितनी अमाउंट से कम हो जाएंगे? जितनी अमाउंट से हमने अनाउंस कर दिए। 69,000 की डिविडेंड्स है वो हमने कहाँ पे अनाउंस किए थे? यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि जो हमने ओनर्स को जो भी उनका प्रीवियस बैलेंस था उसमें इस साल का नेट इनकम हमने 173,000 पे करनी है, और 69,000 हमने उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बकाया क्या रह जाएगा हमारे पास? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग रह जाएगी। इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स जो है वो हमारे क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमारे पास गिवन है कि नहीं गिवन है। वो हमारे पास गिवन होनी चाहिए थी वैसे। जो टोटल उसने हमें बताई भी है वो अगर ऊपर से जाकर देख लेते हैं कि कंपनी ने इस साल कितना कमाया। $173,000 कमाया नेट इनकम फॉर द ईयर। नेट इनकम लास्ट अमाउंट होती है। तो अगर हमें पूछा जाए कि टोटल कितनी इनकम थी, 173 हमने कमाए थे, 47,400 जो है मैं ऑलरेडी लॉस कर चुका था। तो टोटल मेरी इनकम जो है $220,400 है, जिसमें से 47,000 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और मेरी नेट इनकम रह गई 173। अलहदा क्यों शो करते हैं? ताकि इन्वेस्टर्स को पता हो 47,400 रेगुलर लॉस नहीं है, वन टाइम का लॉस है। अर्निंग पर शेयर के लिए हमने क्या किया कि अर्निंग्स के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई थी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की। 69,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे, अगर आपको याद हो। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को अब हमने वेटेड एवरेज करना है। वेटेड एवरेज के लिए याद है हम टाइम डिफाइन करते थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने थे? 40,000 शेयर साल के शुरू में थे। 10,000 का स्टॉक स्प्लिट आ गया। तो ये लोग वो हैं जो कंपनी में रहे हैं फ्रॉम January 1 से लेके March 31 तक, 12,500।
अप्रैल के बाद स्टॉक स्प्लिट के बाद क्या हुआ, 2000 शेयर हमने मार्केट से वापस खरीद लिए, 50,000 थे, 2000 खरीदे, तो ये 48,000 जो शेयर होल्डर रहे हैं ये 1/4 ऑफ द ईयर ये भी कंपनी में रहे, 12,000 हो गए। जुलाई टू दिसंबर जो है वो 50,000 शेयर थे, 20,000 जो है मैंने न्यू इशू किए थे, और 1,000 का जो है ट्रेजरी स्टॉक रह गया था। ये कंपनी में रहे आधा साल के लिए, तो दे आर इक्वल टू 34,500। तो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का ये सेकंड तरीका है कि जितने शेयर जितने टाइम तक ओनर रहे हैं डिवाइड बाय 12 करते जाएंगे, तो टाइम के हिसाब से उनको ट्रांसफर करते जाएंगे। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय 59,000 3.73 आ गया। 173,000 डिवाइडेड बाय 59,000 2.93 इज माय वेटेड एवरेज अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। आखिरी काम क्या, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस 17 लाख रुपए की मेरी जो है वो पुरानी रिटेन्ड अर्निंग चली आ रही थी। साल के शुरू में मेरे पास कितने की थी, 1.7 मिलियन की थी। 1.7 मिलियन में इस दफा कितना अर्न किया मैंने, 173,000। ये मेरी टोटल अर्निंग्स आ चुकी हैं, जिसमें से मैंने कैश डिविडेंड पे किया है 69,000 का, स्टॉक डिविडेंड पे किया है 331,200 का। तो मेरा नेट जो बैलेंस टूवर्ड्स ओनर है वो 1,472,800 है। फॉर्मूला वही है सिंपल, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट इनकम minus dividend is equal to closing retained earnings. I hope so it helps you in solving this question again. I'll see you inshallah next class.